ऐसे आप सब तो स्टार्ट करते हैं नई सीरीज को, जो कि लाइफ प्रोसेस का चैप्टर था। फर्स्ट वीडियो मैंने इसकी अपडेट कर दी थी, जिसमें मैंने आपको बेटा न्यूट्रिशन बताया था, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया था। उसके बाद क्या था, फोटोसिंथेसिस को बताया था। फोटोसिंथेसिस के बाद उसकी साइट प्रोसेस सब कुछ मैंने समझा दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारा जो सेकंड पार्ट है, अब हम उसे स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये जो आपको नोट्स दिख रहे हैं, ये हमारे एनसीईआरटी ऐप के नोट्स हैं। मेरे को थोड़े अच्छे लगे, मुझे लगा इजी है, बच्चों को जल्दी समझ में आ जाएगा, टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो ये मेरे को थोड़े अच्छे लगे, इसीलिए मैंने यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उस हेटेरोटॉपिक को मैंने पहले भी आपको डिफाइन कर दिया था कि भैया हेटेरोटॉपिक में 3 तरीके के न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे एक होलोजोइक होता है, सेप्रोट्रॉपिक होता है और एक होता है पैरासिटिक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, एनिमल जो होते हैं या हम लोग जैसे बात करें कि हम अपना खाना अपनी माउथ से अंदर लेकर जाते हैं और फिर उसको पूरा अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब हम अपनी होल बॉडी को इन्वॉल्व कराते हैं, जिसमें डाइजेशन प्रॉपरली हो पाता है। सेप्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि जो डेड और डिके मैटर पर, जैसे कि कोई भी पेड़ या एनिमल वगैरह जो है वो मर जाते, तो हम उन्हें ऐसे ही रोड वगैरह पे या कहीं भी फेंक कर आ जाते हैं, तो आप कुछ टाइम बाद देखते हैं कि वो अपने आप धीरे धीरे डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, पैरासिटिक का मतलब है कि ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरों की बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, बट उनको बिना मारे हुए, विदाउट किलिंग देम। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था, तो आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विद द बोर्ड क्वेश्चन, वो क्या है कि हेटेरोटॉपिक में अमीबा के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ये जो अमीबा होता है कि वो अपना न्यूट्रिशन जो होता है वो किस तरीके से लेता है। यहाँ देखिए आपको इजीली इसमें डायग्राम दिख रहा है, सिर्फ मैंने इसको डायग्राम की वजह से चूज किया है इन नोट्स को कि इजीली इसमें मेंटेन डायग्राम है। देखो अमीबा क्या करता है, अपने किसी भी एंटायर सरफेस से, मान लो कि उसका स्ट्रक्चर जैसे आपको ये दिख रहा है, तो वो न्यूट्रिशन को यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ से भी। इसके बेस पर एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन बहुत अच्छा बन करके आता है। वो उसमें बताया जाता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा अपनी पूरी बॉडी सरफेस से कहीं से भी न्यूट्रिशन ले सकता है। वहीं अगर हम मल्टी सेल्युलर की बात करें, जैसे हम लोग, तो हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम है, तो हम उनका यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, इसको क्लियरली समझो। इसमें क्या बता रहे हैं, अमीबा जो है उसके पास अगर खाना आ जाए, तो यहाँ देखिए ये फूड पार्टिकल उसके पास जो आया, तो फूड पार्टिकल को देखकर ही उसने क्या करा, अपने फॉल्स फीट अरेंज करे। ये जो फॉल्स फीट थोड़ी सी ऐसे फॉर्मेशन जो बनाई, इनको क्या बोला गया है, फॉल्स फीट। इन्हीं फॉल्स फीट को आप क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। क्या बोला जाएगा, सूडोपोडिया। ठीक है, तो सूडोपोडिया क्या करते हैं, उस फूड को क्या करते हैं, वैक्यूल की फॉर्म में ऐसे अंदर अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। वो फूड वैक्यूल बन जाता है, धीरे धीरे उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम आकर के वर्क करते हैं और फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। बाकी जो बचा कुचा पार्ट होता है वो बाहर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो रिलीज हो जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो फॉल्स फीट क्या होते हैं, सूडोपोडिया। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होती है, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। फूड को किस वे में लिया जाता है, एक फूड वैक्यूल की फॉर्म में। ठीक है, फिर उसको डाइजेस्ट किया जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू साइटोप्लाज्म में छोड़ा जाता है जो यूजफुल सब्सटेंसेस है, और जो आपके वेस्ट सब्सटेंसेस होंगे उनको बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, जैसे कि अनडाइजेस्टेड फूड मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल इज थ्रोन आउट, मतलब उसको बाहर फेंक दिया गया। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। ये सीबीएसई का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड्स का। ठीक है, तो आपको ये ढंग से बिल्कुल कर लेना है। नेक्स्ट बात आती है, अगर हम बात कर लेते हैं पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम कैसा होता है बेटा, ऐसे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, इट इज ऑल्सो अ प्रोटोजोअन्स। इसकी बॉडी पर क्या है, स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीलिया। ये सीलिया जो होती हैं, मान लो यहाँ पर एक फूड पार्टिकल इसके पास प्रेजेंट है, तो धीरे धीरे इसको करके वो यहाँ एक
स्पेसिफिक स्पॉट पर लेकर आएंगी। ये जो स्पेसिफिक स्पॉट जैसे हमारे लिए हमारा माउथ होता है खाने को खाने के लिए, सेम वैसे इसके पास क्या होता है बेटा, ये स्पेसिफिक स्पॉट जो है ये क्या होता है, ओरल ग्रूव। इसके थ्रू ये अपने फूड को अपने अंदर लेता है, फिर बाद में उसको डाइजेशन करेगा, यूज अप करेगा, बाकी एक्सक्रीट कर देगा जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होगा। अब बात आती है कि जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। हम 5 स्टेप पढ़ते हैं। पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड फिफ्थ वन इज द इजेशन। यहाँ देखिए ये लिख रहा है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इसका मतलब क्या है, इंजेशन का मतलब क्या है कि आपने खाने का इनटेक करा, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर दिया, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था उसको सिंपलर पार्ट में चेंज कर दिया। क्यों करा, जिससे कि इजीली वो एब्जॉर्ब हो जाए। फिर बात आती है जो एब्जॉर्ब फूड होता है उसको यूज किया जाता है, यूज इन अवर बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी में उसको यूज किया जाता है एनर्जी सोर्सेस की तरह। इसके बाद इजेशन का मतलब होता है कि जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर रिलीज कर दिया जाए, ठीक है। क्या होता है इजेशन में, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बेटा वो एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है, मींस एक्सक्रीट आउट, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बींग्स। यहाँ बेटा ये पढ़ना बहुत जरूरी है और इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके लाइफ प्रोसेस से आते हैं वो यहीं से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप इनटेक कहाँ पर करते हैं, माउथ में। माउथ में हमारे 3 पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम पहले बता दें कि माउथ में क्या होता है, टीथ और टंग एज वेल एज द सलाइवरी ग्लैंड्स। माउथ में हम अपने फूड का इनटेक कराते हैं, टीथ हमारी उसकी प्रॉपरली च्यूइंग करने में या उसको मैश करने में हेल्प करते हैं, ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। टंग का काम क्या होता है, टंग एक तो हमारे फूड की मूवमेंट कराता है, इधर उधर मूव कराएगा। दूसरी बात क्या होती है कि ये हमारे टेस्ट के लिए हेल्पफुल है। टेस्ट कैसे बताता है कि भैया टंग पर कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट होता है जिसे आप बर्ड्स बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। ये टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं, हमें टेस्ट बताते हैं कि जो तुम बर्गर, चाउमीन, पिज्जा कुछ खा रहे हो उसका टेस्ट क्या है। Next most important question, salivary glands, they are also present in the mouth. salivary gland का काम क्या होता है बेटा कि ये आपके फूड को स्वेलो, मतलब उसको थोड़ा सा म्यूकस के साथ मिक्स करने के बाद थोड़ा सा फुला देते हैं, ठीक है, जिससे कि आप इजीली उसको थोड़ा सा नीचे मूव कर सके। इसका मतलब उसका कैसा नेचर बना देते हैं, स्लिपरी नेचर। स्लिपरी नेचर होने की वजह से वो इजीली नीचे की तरफ मूव डाउन हो जाता है ईसोफेगस में। फिर इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसमें आपका जो मेन एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, सलाइवरी एमाइलेज। कौन सा होता है, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या होता है, यहाँ देखो ये लिखा हुआ, स्टार्च जो होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पर अगर ये लिखा हो कि भैया कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाए, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। क्या लिखा हो यहाँ पर, शुगर की जगह अगर लिखा हो कि माल्टोज में, पर्टिकुलरली माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, तो वो भी करेक्ट है। दूसरी बात सुनो, इसके साथ साथ माउथ में लाइसोजाइम, एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। इसका काम होता है कि बेटा जो भी आपके बैक्टीरिया वगैरह फूड के साथ अंदर जा रहे हैं तो उनको रिमूव किया जा सके, उनको किल कर दें, ठीक है। तो लाइसोजाइम का ये वर्क होता है। नेक्स्ट बात आती है इसके बाद कि जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारा फिर माउथ से आगे आता है उसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस को और क्या बोला जाता है बेटा, फूड पाइप। It is also called food pipe. Small tube like structure जो कि माउथ के बाद स्टमक से कनेक्टेड रहता है उसे हम क्या बोलेंगे, ईसोफेगस, ठीक। अब इसके बाद सुनो, नेक्स्ट आता है ईसोफेगस में हमारी एक मूवमेंट होती है। अब जैसे आपने खाना खाया, माउथ में एंटर करा, तो माउथ में एंटर करने के बाद वो नीचे की तरफ मूव होता है, ठीक है। जो नीचे की तरफ या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा वो हमारी मसल्स होती हैं ईसोफेगस में, जो उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराती हैं।
उसी को आप क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। अनदर बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार आया हुआ है एमसीक्यू में भी। अनदर बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एमसीक्यू में आया हुआ है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। व्हाट आर द पेरिस्टालिसिस मूवमेंट? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कौन सी होती है बेटा? जो कि फूड को नीचे ईसोफेगस में डाउनवर्ड मूवमेंट में मूव कराती है। ठीक है, वो किस वजह से होता है? ईसोफेगस की कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की वजह से होता है। ठीक है भैया, अब आपका खाना कहाँ पहुंच गया? स्टमक में। स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये जे शेप का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्या है, 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक होता है HCl, एक होता है म्यूकस और एक होता है पेप्सिन। ठीक, यहाँ देखो कि पेप्सिन जो होता है वो तो हमारे प्रोटीन का डाइजेशन कराएगा। वो प्रोटीन को किस में चेंज कर देता है? पेप्टोन्स में। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ प्रोटीन्स को किस में चेंज करता है? पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स क्या होती है? इसकी स्मॉलर यूनिट होती हैं। एज वेल एज अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल वो स्टमक जो होता है बेटा, स्टमक की लाइनिंग पर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम बोल देते हैं म्यूकस। ठीक है, इसका क्वेश्चन बहुत आता है कि भैया जब HCl प्रेजेंट है तो HCl तो एक एसिड है जो हमें हार्म कर सकता है, तो हम HCl से कैसे प्रिवेंट करता है हमारा स्टमक? तो स्टमक में क्या है, एक म्यूकस की लाइनिंग प्रेजेंट होती है जो कि हमें HCl से बचाती है। ठीक है, अब यहाँ तीनों चीजें ध्यान रखना। क्वेश्चन आएगा आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl? HCl का काम क्या होता है? अब देखो इसका काम क्या है कि HCl क्या करेगा, इस पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। ये क्या करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा कि भैया प्रोटीन आ गई है, आप इस प्रोटीन का डाइजेशन कर दें। और डाइजेशन किस में होता है? पेप्टोन्स के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरी बात क्या होती है, HCl क्या करेगा, एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। HCl क्या करता है बेटा, एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। एज वेल एज म्यूकस क्या करेगी, स्टमक की लाइनिंग को प्रिवेंट करती है। तो तीनों के काम क्लियर हैं। बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन आया है तो आप ध्यान से इसको करना। फिर बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब जब हमारा खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन पर एक मसल प्रेजेंट रहेगी कि जो स्टमक है, स्टमक से जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा, ये SI लिख रही हूँ, ध्यान में रखना कि ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जब खाना जाता है तो यहाँ पर ना ऐसे थोड़े ना है कि हम उसको एक साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देंगे। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि खाने के साथ क्या मिला हुआ है, HCl। HCl है तो भैया एसिडिक है, एसिडिक है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हार्म हो सकता है। तो इस वजह से क्या है कि उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में भेजा जाता है। और उसको स्मॉल पार्ट्स में भेजने के लिए कौन ऐसा होता है कि उसको रेगुलेट करता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजने के लिए एक मसल प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पायरोलिक स्पिंचर मसल। ठीक है, पहली बता दी है, दूसरी और बताऊंगी, ध्यान में रखना कहाँ पर आएगी। पहली कौन सी है, पायरोलिक स्पिंचर मसल। ठीक है बच्चों, इसके बाद स्मॉल अमाउंट में जब उसने खाने को भेज दिया, फिर वहां पर होता है कंप्लीट डाइजेशन। इसीलिए क्वेश्चन आता है बोर्ड का, व्हाई द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड द कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन? क्योंकि यहाँ पर जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स जो बची कुची स्टमक से आएगी वो पूरी डाइजेस्ट हो जाती है। अब अलग अलग एंजाइम्स आते हैं, तो सबसे पहले फैट के बारे में बात कर लेते हैं। फैट्स का क्या है कि फैट जो होते हैं हमारे पास, उनको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फैट जो होते हैं वो लार्जर ग्लोब्यूल्स में आते हैं। ठीक, लार्जर ग्लोब्यूल्स में आएंगे। अब बड़ी बड़ी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में लगता है, टाइम लगेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, स्मॉलर में चेंज करते हैं। तो स्मॉलर में जब हम चेंज करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, लिवर से क्या आएगा, बाइल जूस। क्या आता है बेटा, बाइल जूस। तो बाइल जूस क्या करता है, इट विल इमल्सिफाइड द फैट्स। क्या करेगा, इमल्सिफाइड फैट्स। क्वेश्चन है आपका, हाउ इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स अकर? तो क्वेश्चन का आंसर आएगा कि भैया लिवर से क्या आ रहा है, बाइल जूस, जो कि आपके फैट्स के लार्जर ग्लोब्यूल्स को किस में चेंज कर दे रहा है, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। क्यों कर रहा है, जिससे इजीली हम उनको डाइजेस्ट कर सकें। ठीक, अब दूसरी बात आती है कि भैया ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आया, अब पेनक्रियाटिक एंजाइम्स आते हैं। कौन आता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, मतलब पेनक्रियास जो होता है उसका जूस, पेनक्रियाटिक जूस कुछ 3 एंजाइम्स को भेजता है। एक होता है ट्रिप्सिन,
एक होता है लाइपेज और एक होता है एमाइलेज। ठीक है, ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, जो पेप्टॉन्स आपकी स्टमक से आई, ठीक है, प्रोटीन का जो पार्ट था पेप्टॉन्स जो स्टमक से आया उसको कंप्लीटली किस में डाइजेस्ट कर देता है, इसमें अमाइनो एसिड्स में, क्योंकि वो अमाइनो एसिड से ही मिलकर बनी होती है तो इजीली वो उसको किस में डाइजेस्ट करता है, अमाइनो एसिड्स में प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। कौन करता है, ट्रिप्सिन। ठीक है, इसके लिए मैं आपको अपने हैंडमेड नोट्स दे दूंगी, आप उसमें से इजीली पढ़ सकते हो। दूसरी बात आती है कि भैया फैट्स जो आपके स्मॉलर ग्लोब्यूल्स थे उनको कौन डाइजेस्ट कर रहा होता है, तो ये फैट्स जो होते हैं इनको डाइजेस्ट करता है लाइपेज। ठीक, एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि लाइपेज और ट्रिप्सिन जो होते हैं वो पैनक्रियाटिक जूस से आते हैं। जो एमाइलेज एंजाइम आपके कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कराता है ग्लूकोज में, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की ही ग्लैंड से आता है, उसकी वॉल पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो इसको ध्यान में रखना। वैसे क्वेश्चन आता है कि भैया पैनक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो जैसा एनसीईआरटी में मेंशन है वैसा ही आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो ये ग्लूकोज बना आपका कार्बोहाइड्रेट्स के बाद जो ये ग्लूकोज बनता है बेटा, वो ग्लूकोज आपकी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चला जाता है। एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, एटीपी की फॉर्म में। अब हम पढ़ेंगे कि भैया एब्जॉर्प्शन कैसा होता है। जब डाइजेशन हो गया, ये हमने 3 स्टेप्स पढ़ लिए कि अलग अलग एंजाइम्स आए, उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन उनका कंप्लीट डाइजेशन कर दिया। ठीक है, ग्लूकोज क्या जाएगा, ग्लूकोज को फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ठीक है, अमाइनो एसिड, इन सबको अब एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो यहाँ जैसे लाइन लिखी हुई है देखो, विल आई हेल्प द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन पर क्या होती है, ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विलाई। अब इन्हीं विलाई को अगर मैं और भी माइक्रोस्कोपिक व्यू पर पढ़ूं तो इस पर भी एक पर और भी छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोला जाएगा, माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू किससे कनेक्टेड होती है बेटा, हर एक सेल से। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा कि भैया जब विलाई ने इस फूड का एब्जॉर्प्शन यहाँ से किया, तो फूड का एब्जॉर्प्शन करने के बाद माइक्रोविलाई किससे कनेक्टेड है, ब्लड वेसल से। और ब्लड वेसल्स कहाँ कनेक्टेड है, हमारी हर एक सेल तक, हमारी हर एक सेल से, तो वहां तक ये न्यूट्रिशन को पहुंचा देती हैं और हमारी बॉडी को, हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, उन सबको न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ बेटा, जो बचा कुचा पार्ट आया हमारा, उसको कहाँ भेज दिया गया, उसको भेजा गया लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब बेटा देखो इधर स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशन, जो भी मैंने आपको पढ़ा दिया आगे वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिवर से क्या आता है, बाइल जूस, जो कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को किस में चेंज कर देता है, स्मॉल में। इसी को आप क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। पैनक्रियास से क्या आया, पैनक्रियाटिक जूस, उसमें 2 एंजाइम थे, एक था ट्रिप्सिन एक था लाइपेज। ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में। ठीक है, और नहीं, यहाँ पर ये अलग लिखा हुआ है, जो पेप्टोन्स जो आई थी उनका डाइजेशन कर देता है किसमें, अमाइनो एसिड्स में। लाइपेज क्या करेगा, फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में डाइजेस्ट कर देगा। प्रोसेस क्या होती है इमल्सिफिकेशन की, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बाय द बाइल जूस। अब बेटा जो आपका फूड डाइजेस्ट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको कहाँ भेज दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। क्यों, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, उस फूड को पूरा निचोड़ लिया जाता है। निचोड़ने का मतलब क्या है कि उसमें जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एनस को रेगुलेट करने के लिए एक और स्पिंचर मसल प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है एनाल स्पिंचर। ठीक है, ध्यान रखना 2 स्पिंचर मसल्स बताई हैं, एक पायरोलिक स्पिंचर मसल और दूसरी है एनाल स्पिंचर मसल। पायरोलिक कहाँ आती, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, और एनाल स्पिंचर मसल कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एट द एनस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, ये जो आपको डायग्राम दिखाया हुआ है इसको ढंग से पढ़ लो एक बार, क्योंकि इसमें आपके लेबल करने के लिए आ जाता है, और लेबल करने के लिए आ जाता है और फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर ये पार्ट कौन सा है, इसका काम क्या है, इस तरीके से। पहले क्या है, ओरल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड, फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स क्या होता है, फूड पाइप का पार्ट है। ईसोफेगस फूड पाइप है। लिवर, ये लिवर है, ये स्टमक है, ये जे शेप स्टमक, कोलोन, रेक्टम, इलियम, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। ठीक है,
ओरल कैविटी है, सलाइवरी ग्लैंड, फेरिंग्स, टंग, ईसोफेगस, लिवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। लार्ज का क्या होता है? कोलोन, रेक्टम, ठीक है, ये सब उसी में आते हैं। अब दूसरी बात आती है, दिस इज द एनस पार्ट। ठीक, आई होप कि यहाँ तक ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, और ये नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, और आप चाहते हैं तो मेरे पास से भी नोट्स ले सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ये वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी, एज वेल एज नोट शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेट फॉर द थर्ड पार्ट।